भाई बच्चा लोग, मैं हूं कौशल अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी पे। बी फॉर बायोलॉजी। सो यार, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपिडाइडमिस के बारे में। किसके बारे में? एपिडाइडमिस के बारे में। ठीक है, एपिडाइडमिस है, कुछ लोग इसको एपिडिडाइमिस भी कह देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको एपिडाइडमिस बोलो, वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो इससे पहले का जो लेक्चर था इसमें हम लोगों ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पूरी बात कर ली थी। ठीक है, तो उसके बाद का ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमको टेस्टिस से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब की बात करनी है। या सीधा सीधा बोल दो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितनी भी बातें हैं या जो भी स्ट्रक्चर्स उससे रिलेट करते होंगे हमको सबको डिस्क्राइब करते हुए चलना पड़ेगा। सो एपिडाइडमिस की बात आ गई तो अब एपिडाइडमिस की बात कर लेते हैं। तो एपिडाइडमिस का एक और नाम होता है, उसका नाम है भैया स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्टोर हाउस भी इसको कह दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल बात करेंगे एपिडाइडमिस की, लेकिन एपिडाइडमिस से जाने से पहले एक टर्म है, कुछ लोग टेस्टिस बोलते हैं, कुछ लोग टेस्टिकल बोलते हैं, तो मैं दोनों में डिफरेंस बता दूं। ठीक है, टेस्टिस का मतलब तो सिंपली हो गया कि मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, टेस्टिस। लेकिन अगर हम बात करें टेस्टिकल की, अगर हम बात करें टेस्टिकल की, तो टेस्टिकल का मतलब होता है कि उसमें टेस्टिस के साथ साथ एपिडाइडमिस भी इंक्लूड हो। जब एपिडाइडमिस को टेस्टिस के साथ इंक्लूड करा जाता है देन इस टर्म को बोलेंगे क्या भैया? टेस्टिकल। तो अब याद रखिएगा, टेस्टिस एक अलग चीज है और टेस्टिकल एक अलग चीज है। ठीक है, तो टेस्टिस में जब मिलाएंगे एपिडाइडमिस तो मिल जाएगा क्या? टेस्टिकल। ठीक है, अब देखो, इससे पहले का जो हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, जरा सा फिर से आ जाते हैं वहीं पर, क्योंकि भैया जिसने भी पहला लेक्चर ना देखा हो देख लीजिएगा, क्योंकि टर्म बार बार वहीं से रिलेट कर रहे हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से बनाए थे हम लोगों ने भैया, कई सारे लोब्यूल्स बनाए थे, सेप्टिला टेस्टिस बनाई थी, और बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो थी ये रीटी टेस्टिस में आकर क्या बना लेती है? रीटी टेस्टिस में आकर बना लेती है क्या? ये बनाती है ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बनाती है? यही कहलाती है ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये स्ट्रक्चर क्या था? ये था रीटी टेस्टिस, था कि नहीं था? तो रीटी टेस्टिस में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आकर क्या बना लेती है? ट्यूबुलाई रेक्टाई बना लेती है। अब देखो, ऐसे यहां पर होगा, ऐसे यहां पर होगा, ऐसे यहां पर होगा, तो कई सारी ट्यूबुलाई रेक्टाई निकल के बाहर आती हैं। सपोज दैट एक ट्यूबुलाई रेक्टाई निकल के ये आई, तो इधर वाली आई होगी, इधर वाली आई होगी, इधर से भी आई होंगी। ठीक है, इधर से भी आई होंगी। तो कई सारी ट्यूबुलाई रेक्टाई जब निकल कर आती हैं ऊपर की तरफ, तो ये बनाती है क्या? वासा इफ्रेंशिया। क्या बनाती है? ये जो स्ट्रक्चर अभी बना है ये कहला रहा है क्या? वासा इफ्रेंशिया। याद रखिएगा कि वासा इफ्रेंशिया कौन बनाता है? डायरेक्टली जो ट्यूबुलाई रेक्टाई होती है ये सब मिलके क्या बनाती हैं? ये सब कई सारी वासा इफ्रेंशिया का फॉर्मेशन करती हैं। या ये बोल दो कि वासा इफ्रेंशिया कहाँ से मतलब ओरिजिनेट होती है? वो ट्यूबुलाई रेक्टाई से ही ओरिजिनेट होती है। तो ऊपर की तरफ मैंने बनाई क्या? वासा इफ्रेंशिया। अब होता यह है कि जितनी भी वासा इफ्रेंशिया निकली हैं ये सब क्या करती हैं कि एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? वही कहलाता है एपिडाइडमिस। अब ये मतलब मैं इस तरह से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि काफी नीचे तक चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये नीचे तक आता चला जाता है, तो हाईली कॉइल्ड इसलिए मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है भैया, और कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो वासा इफ्रेंशिया मैंने अभी आपको दिखा दी। तो वासा इफ्रेंशिया जब मैंने अभी आपको दिखाई तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि वासा इफ्रेंशिया हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी, और इसी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को नाम दिया जाएगा क्या? डक्ट ऑफ एपिडाइडमिस। क्या कहा जाएगा? डक्ट ऑफ एपिडाइडमिस। डक्ट ऑफ एपिडाइडमिस। समझ में आया? तो डक्ट ऑफ एपिडाइडमिस की बात तो हमने कर ली, लेकिन जरा ये देखो कि जब ये डक्ट ऑफ एपिडाइडमिस आगे की तरफ बढ़ती है तो आगे जाने के बाद ये एक सिंगल ट्यूब में अराइज हो जाती है, एक स्ट्रेट ट्यूब में अराइज हो जाती है। इसी ट्यूब को बोलते हैं क्या? वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। तो याद रखिएगा कि वासा एफ्रेंशिया ऊपर की तरफ थी, वासा एफ्रेंशिया के बाद क्या आया, ये डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस आया, डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस के बाद क्या आया, ये वासा डिफरेंस आया। बाकी हमको ये रीटी टेस्टिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ट्यूबलाई रेक्टाई की अब कोई जरूरत नहीं थी मुझे, तो मैं रफ कर दी क्योंकि वो पहले बात हो चुकी थी। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है मैंने सिर्फ यहाँ पर उसको बना लिया, ठीक है। तो ये अभी एपिडाइडिमिस बन गई। अब एपिडाइडिमिस को स्टोर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि होता यह है कि स्पर्म जो होता है वो वासा इफ्रेंशिया, ये जो स्ट्रक्चर है ये वासा इफ्रेंशिया है। देखो यहाँ पे रफ सा हो गया तो पूरा लिख देते हैं इसको भैया। ये जो स्ट्रक्चर था ये वाला, ये क्या था, ये वासा इफ्रेंशिया था, ठीक है। या सिंपली देखो, अब देखो जो ये डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस है इसको भी 3 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन के बेसिस पे डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस को 3 पार्ट में बांट दिया। तो जरा सा एक डायग्राम देखो यहाँ पर कि ये क्या था, ये टेस्टिस था सिंपली, ठीक है। तो यहां पर से ढेर सारी ये वासा इफ्रेंशिया, अब हम अंदर का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, अंदर का स्ट्रक्चर एक बार मैं बना चुका हूं। तो ढेर सारी वासा इफ्रेंशिया निकलती है और क्या करती है, वो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। और हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक ट्यूब में अराइज होती हैं, और वो अराइज होने के बाद वो वासा डिफरेंस। तो ये क्या थी, ये वास डिफरेंस थी। ये क्या थी, ये वास इफ्रेंशिया थी। ये क्या थी, ये डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस थी, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो जो ऊपर का पोर्शन होता है टेस्टिस का वो कहलाता है कॉपुट। क्या कहलाता है, कॉपुट। तो मैं ऐसे बना दे रहा हूं कि ऊपर का हिस्सा क्या था, वो कहलाता है कॉपुट। और जो ये वाला हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, मतलब एकदम लेटरल साइड का, ठीक है, नीचे का हिस्सा, ये कहलाता है कॉडा। ये कहलाता, सॉरी, कॉर्पस कहलाता है, ठीक है। तो ये हिस्सा कहलाता है कॉर्पस। क्या कहलाता है, कॉर्पस। और नीचे का जो हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा कहलाता है कॉडा। क्या कहलाता है, कॉडा। तो कॉडा इट इज अ लोअर पोर्शन, कॉपुट जो है ये सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, और जो कॉर्पस होता है, ठीक है, कॉर्पस होता है मिडिल पोर्शन। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो वासा इफ्रेंशिया होती है वो कॉर्पस रीजन में आने के बाद क्या बना लेती है, डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। तो स्पर्म इस वासा इफ्रेंशिया और डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस में 1 महीने तक स्टोर रहता है। 1 मंथ मैंने बोला, कहां कहां पर, इस वासा इफ्रेंशिया में, और साथ साथ में इस डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस में 1 मंथ तक स्टोर रहता है। और जो ये स्टोरेज हो रहा है, स्पर्म का स्टोरेज क्या करता है, स्पर्म को मैच्योर करता है, ठीक है। तो जो स्टोरेज होगा स्पर्म का वो किसके लिए जरूरी है, वो स्पर्म को मैच्योर करेगा, और साथ साथ में उसको मोटाइल भी बनाता है। मोटाइल समझते हो, नहीं समझते हो, कि उसकी मोटिलिटी बढ़ाता है, मतलब मूव करने की जो टेंडेंसी होगी वो स्पर्म की बढ़ जाएगी। तो वो दोनों चीजें कहां पर हो रही हैं, ये इसी वासा इफ्रेंशिया और डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस में होती है, ठीक है। और डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस सिर्फ और सिर्फ स्पर्म को रखेगी नहीं। अच्छा, मैंने एक बात आप लोगों को ये बताई थी कि जो सर्टोली सेल, मतलब बहन की जो बात हुई थी, मतलब नर्स की जो बात हुई थी, तो नर्स सेल या सर्टोली सेल क्या कर रही थी, ठीक है, जो डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया थी उनको क्या कहते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। तो जरा सोचो कि अब अगर स्पर्म यहाँ पर 1 महीने तक रहेगा तो 1 महीने तक वो तो मर जाएगा, क्योंकि वो भी तो एक सेल है, न्यूट्रिशन उसको भी तो चाहिए। तो बस यही बात है कि जो डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस होती है ये क्या करती है, स्टोरेज के दौरान न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराती है। किसको, ये प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिशन स्पर्म्स को, ठीक है। तो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने का काम भी किसका होता है, जब तक वो स्टोर हो रहे होते हैं तो वो डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस का काम होता है, ठीक है। अब अगर इस स्पर्म को इजैकुलेट करना होता है तो इजैकुलेट नॉर्मली ये वासा डिफरेंस से हो जाएगा, ठीक है। और अगर इजैकुलेट नहीं हो रहा स्पर्म, ठीक है, तो होगा ये कि इसी डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस में इस स्पर्म को तोड़ दिया जाता है और यहां पर से इसको फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता। बाकी जो भी उसके मैटर्स मतलब होते हैं उसमें उनको रीयूज कर लिया जाता, क्योंकि डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस के अंदर भी ब्लड कैपिलरी की सप्लाई होती है। यही वजह है कि स्पर्म को तोड़ने के बाद जो भी उसमें न्यूट्रिशन मौजूद है उसको क्या कर लेंगे, उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो कोई चीज बर्बाद नहीं जाएगी। तो इसीलिए न्यूट्रिशन की जो बात थी वो भी मैंने यहाँ पर कर दी कि 1 महीने तक रहेगा कोई चीज, उसको न्यूट्रिशन भी यहाँ पर देना है, ठीक है। तो डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस की सिंपल सी बात हो गई। अब वासा डिफरेंस की बात कर लेते हैं, वास डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो ये वास डिफरेंस क्या होती है कि शुरुआत में तो ये नीचे की तरफ आती है, ठीक है, लेकिन बाद में ये होता है कि ये वापस लौट जाती है किधर, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ। तो कि सिंपल सा अगर हम आपको ह्यूमन की बात अगर करें तो ह्यूमन की बात कुछ इस तरह से तो करते हैं, ठीक है। ये भैया इनके पाँव बना दो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो इस जगह पर ये स्क्रोटम है, ठीक है, इसमें ये टेस्टिकल मौजूद है। इस स्क्रोटम में क्या है, ये टेस्टिकल मौजूद है।
तो टेस्टिकल मौजूद है, तो जो ये वास्ता डिफरेंस होती है, ये वास्ट डिफरेंस क्वार्टर तक आने के बाद ये वापस चली जाती है। तो अगर आपको देखना हो तो जरा इस डायग्राम में देखो कि देखो कैसे यहाँ पर नीचे की तरफ ये एपिडाइडिमिस के बाद ये वास्ट डिफरेंस आ रही है, और दिन देखो ये कैसे ये लौटी जा रही है वापस। तो लौटेगी किधर, तो ये वापस ये एब्डोमिनल कैविटी की, क्योंकि ये हमारी जो कैविटी होगी ये क्या होगी, ये एब्डोमिनल कैविटी होगी, तो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ लौटेगी। और जरा देखो कि एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ये लौटती है तो होता ये है कि जब ये नीचे से एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर आ रही होगी तो यूरिन ब्लैडर भी पड़ेगा, तो यूरिन ब्लैडर पड़ेगा, तो यूरिन ब्लैडर के ऊपर आ जाती है ये, तो यूरिन ब्लैडर के ऊपर आकर यूरेथ्रा में खुल जाती है आकर। समझ में आएगी ना बात। तो जैसे कि सपोज दैट ये यूरिन ब्लैडर है, अभी आप इमेजिन करो कि इट इज यूरिन ब्लैडर, तो यूरिन ब्लैडर के आगे क्या होगा, यूरिन ब्लैडर के आगे ये यूरेथ्रा लगा होगा, यूरिन ब्लैडर के आगे क्या होगा, ये यूरेथ्रा लगा होगा। तो वास्ट डिफरेंस क्या करती है, वास्ट डिफरेंस ये जब एब्डोमिनल कैविटी की तरफ आती है तो ये यूरिन ब्लैडर के ऊपर से आकर यूरेथ्रा में खुल जाती है आकर, ठीक है। तो स्पर्म जो रिलीज करे जाएंगे वो इसी यूरेथ्रा में, तो यूरेथ्रा इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म, ठीक है। तो समझ में आई बात। तो ये कैसे आया होगा, तो वास्ट डिफरेंस जब आया होगा तो यूरिन ब्लैडर के ऊपर से आने के बाद ये यूरेथ्रा में खुला होगा। तो इसी तरह से राइट टेस्टिस से कंडीशन रहेगी और इसी तरह से लेफ्ट टेस्टिस से कंडीशन रहेगी कि वास्ट डिफरेंस ऊपर से आएगी और इसी यूरेथ्रा में, कॉमन यूरेथ्रा में आकर खुल जाती है। तो ये कहानी थी कुछ क्या इस वास्ट डिफरेंस की, जो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है कि नीचे आती वापस फिर ऊपर की तरफ लौट जाती है, ठीक है। तो अब जरा देखो कि ये तो बात एपिडाइडिमिस की हमारी सिंपली कंप्लीट हो गई, लेकिन एक दो बातें थी, सर्टोली सेल की बात बता देते हैं, ठीक है। तो सर्टोली सेल की अगर हम बात करें तो सर्टोली सेल सभी वर्टिब्रेट्स के टेस्टिस में पाई जाती। वर्टिब्रेट्स समझ गए ना, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर वर्टिब्रेट्स, इनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, ठीक है। एंड आइडियली इट इज ऑफ कार्टिलेज और इट मे बी ऑफ बोन, ठीक है। तो कार्टिलेज का भी हो सकता है, बोन का भी हो सकता है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम होना जरूरी है वर्टिब्रेट के लिए, ठीक है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे सबके टेस्टिस में सर्टोली सेल पाई जा रही होती है, ठीक है। मतलब सबके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, टेस्टिस से और अंदर चले जाएं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, तो सबके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगा, ये सर्टोली सेल पाई जा रही होती है। लेकिन जो लिडिक सेल होती है, जो इंटरस्टिशियल सेल होती है, लिडिक सेल, ठीक है, यहाँ पर लिडिक सेल हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है। तो जो लिडिक सेल होती है ये सिर्फ और सिर्फ मैमल में पाई जाती हैं। तो बात को मैं सिर्फ और सिर्फ बोल दे रहा हूं कि जो लिडिक सेल होती है प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाई जाएगी। मतलब ऐसे एनिमल जिनके पास मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं, ऐसे वर्टिब्रेट जिनके पास मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया, मैमल्स। तो जितने भी मैमल्स होंगे सबके पास क्या होगी, ये लिडिक सेल पाई जाएगी। तो मैमल और नॉन मैमल का एक कैरेक्टर भी बन गया ये कि मैमल कौन है, कौन मैमल नहीं है। तो जिसके पास लिडिक सेल होगी वो क्या कहलाएगा, वो भैया ये मैमल कहलाएगा, ठीक है। एक बात और बची कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब फीटल कंडीशन होती है, अभी जब फीटस होता है, तो इससे पहले का जो लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सिंपली टेस्टिस की बात करी थी, मतलब इस चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक बात करी थी कि होता ये है कि जब फीटस 7 मंथ का हो जाता है, तो 7 मंथ का जब वो फीटस होता है तब एब्डोमिनल कैविटी में बने हुए ये टेस्टिस क्या होते हैं, ये इन्गुइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में आते हैं। तो ये बात हुई थी। लेकिन एक बच्चा ये सवाल था कि जब तक एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं जब तक वहां पर रुके कैसे रहते हैं। तो इसका ये जवाब है कि एब्डोमिनल कैविटी में जब तक फीटल कंडीशन में एब्डोमिनल कैविटी में जब तक ये टेस्टिस रहते हैं, वहां पर एक स्ट्रक्चर का नाम है, उसका नाम है मीजोर्चियम। तो मीजोर्चियम के सहारे क्या रहता है कि ये जो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में उस फीटल कंडीशन में मौजूद थे तो ये वहां पर अटैच रहते हैं, ठीक है। सो बच्चा लोग ये बात होगी एपिडाइडिमिस की। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग बात करेंगे स्क्रोटम के बारे में, ठीक है। और स्क्रोटम के बारे में साथ साथ उसके अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जो इस टेस्टिस को सपोर्ट करते होंगे, तो उनकी भी बात हम लोगों को करनी है। और जो बच्चा अभी यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है, सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इतने बड़े बड़े टॉपिक्स की लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे, ठीक है। और जो भी बच्चे यहाँ पर टाइम से हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनसे मैं बोल दूं कि अगर लेक्चर अच्छा लगा करे तो कमेंट मेंशन करना मत भूला करो, ठीक है। साथ साथ में लाइक करा करो, शेयर करा करो इसको, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ तुम लोगों के साथ साथ, ठीक है। सो यार मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।